तो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7 अप्रैल 2025 के बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें 6 अखबारों का निचोड़ रहता है जिससे आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटता है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इतना इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स डेली के लिए यकीन मेरे दोस्तों, मेरे से अच्छा बिहार करंट अफेयर्स आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। सब कोई खाना पूर्ति करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ पढ़कर आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फिल्म सिटी बना है? दोस्तों देखिए, बिहार के जहानाबाद जिले में बिहार का पहला फिल्म सिटी बना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जहानाबाद जिला सबसे ज्यादा नक्सलवाद प्रभावित जिला है, लेकिन आज दोस्तों यह पहला फिल्म सिटी बिहार का गवाह बना है यहाँ बनने का। तो ये बहुत बड़ा बात है बिहार के लिए। बिहार के जहानाबाद में राज्य का पहला फिल्म सिटी बनकर तैयार है, जहां अभी तक 6 से ज्यादा हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मुंबई के कलाकार यहां अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सूबे की पहली फिल्म सिटी हैदर काजिमी फिल्म सिटी की हवा और वातावरण बॉलीवुड कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बहुत भा रही है। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध, देखिए दोस्तों, बिहार का जहानाबाद जिला विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत विदेशी और देशी पर्यटक घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर की गुफाएं है आजीवक की, जिसको सम्राट अशोक और उनके पुत्र दशरथ ने बनवाया था। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध आकर्षण का केंद्र बराबर की गुफाओं में भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। कहा जाता है कि 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर देश का सबसे पुराना शिव मंदिर है। सिद्धनाथ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध इस मंदिर को मगध का बाबा धाम भी कहा जाता है। बराबर गुफाओं का सब मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व से है। कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। इन गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिनकी स्थापना मखली घोषाल द्वारा की गई थी। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई गई हैं। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है: कर्ण चौपड़ गुफा, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के कितने स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 3 स्टार्टअप को दोस्तों बिहार के नवाचार और उद्यमिता क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बिहार में स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिन स्टार्टअप को यह सम्मान मिला उनमें ईवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता शामिल है। केंद्र सरकार के एक भव्य कार्यक्रम में हर स्टार्टअप को 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय पहचान हासिल करने वाला लेडी फेयर एक ब्यूटी सर्विस आधारित स्टार्टअप है। इसकी शुरुआत ऋषि रंजन कुमार ने वर्ष 2019 में की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सैलून जैसी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाना है और उन्हें रोजगार के अवसर देना रहा है। आज स्टार्टअप न सिर्फ 150 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुका है, बल्कि महिलाएं देश के 12 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। लेडी फेयर का सालाना टर्नओवर 36 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक छोटे से किराए के कमरे से शुरू हुआ स्टार्टअप आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुका है और डिजिटल समावेशन के जरिए सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न कर रहा है। भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड एक कृषि आधारित स्टार्टअप है। इसकी स्थापना वर्ष 2021 में की गई थी। यह स्टार्टअप सोलर ड्रायर तकनीक और प्रिज्म आधारित तकनीक से कृषि फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है। भोजपत्ता 74 मिलियन टन कृषि अवशिष्ट का पुनः उपयोग कर रहा है और टिकाऊ पर्यावरणीय अनुकूल उत्पाद तैयार कर रहा है। भोजपत्ता का सालाना टर्नओवर 89 लाख रुपए तक पहुंच गया है और यह 14 लोगों को नियमित रोजगार भी प्रदान कर रहा है। इससे पहले इसे जैविक इंडिया 2022 में पहला पुरस्कार और आईटी कानपुर व सेल्को फाउंडेशन से भी पहचान मिल चुकी है। यह स्टार्टअप पर्यावरणीय नवाचार और हरित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए पहचाना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो तीसरा है ईवाई डेल्टा, एक तकनीक आधारित स्टार्टअप है।
जो मुख्य रूप से नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक मोटर विकसित करने में संलग्न है। यह स्टार्टअप ड्रोन, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के लिए विशेष मोटर तैयार करता है जो कम ऊर्जा की खपत के साथ साथ अधिक क्षमता से काम करती है। इसके नवाचारों में मैग्नेटिक फील्ड ऑप्टिमाइजेशन, एडवांस थर्मल मैनेजमेंट और मॉड्यूलर डिजाइन प्रमुख है। ईवाई डेल्टा ने अभी तक 11 फुल टाइम नौकरियों का सृजन किया है और इसे 15,000 मोटर निर्माण का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है, जिसकी कुल कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। यह कंपनी अब हर माह 5,000 मोटर निर्माण करने वाली एक नई उत्पादन लाइन स्थापित कर रही है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के तहत एक वैश्विक स्मार्ट इलेक्ट्रिक निर्माता के रूप में उभरना है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा है। तो देखिए दोस्तों, बिहार के स्टार्टअप जो है पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में अपनी पहचान बना रहे हैं और उन्हें महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये बिहार के लिए गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है कि बिहार जो राज्य हमेशा से पीछे रहा है, वो आज दोस्तों अपने कौशल, अपनी प्रतिभा, अपनी स्टार्टअप और अपनी पढ़ाई से आगे बढ़ रहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, 5 अप्रैल 2025 को बिहार के किस जिले में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों पटना जिले में, पटना के बापू टावर में 5 अप्रैल 2025 को मगही महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसमें मगही भाषा, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, लोक कला, लोक गायन, इतिहास, पुरातत्व पर चर्चा हुई। बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। बिहार की मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। बिहार में पहली बार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की बिजली कंपनियों का घाटा राष्ट्रीय औसत से घटकर कितना प्रतिशत हो गया? तो दोस्तों 15.50%। बिहार में पहली बार, ये बहुत ऐतिहासिक है दोस्तों, कि बिहार में बिजली कंपनियां जो है अपने घाटों से ऊपर रही है और लागत में उसका जो है मतलब वो वसूली करने में बहुत आगे बढ़ गई है। बिहार में पहली बार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की बिजली कंपनियों का घाटा राष्ट्रीय औसत से घटकर 14.50% हो गया। यहाँ पे दोस्तों 14.50 होगा, 15.50 नहीं। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय घाटा 17.60% है। वर्ष 2024-25 में बिहार के डिस्कॉम ने 17,114 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की है। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2.8 करोड़ है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट है। बिहार में अधिकतम बिजली खपत 8,005 मेगावाट पहुंच गई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। बिहार के किस जिले से जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों कैमूर से। बिहार के कैमूर जिले के मसही से जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को सीताराम उपाध्याय संग्रहालय बक्सर में रखा गया है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भगवान महावीर का जन्म करीब 2,500 वर्ष पहले कुंडलपुर वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर का निर्माण 72 वर्ष की आयु में वर्तमान बिहार के पावापुरी शहर में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशूला था। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे? दोस्तों अभिनेता थे। लोगों में भारतीय राष्ट्रतंत्र, भारतीय राजतंत्र मतलब भारत की देशभक्ति फिल्में बनाने के लिए जाने जाने वाले प्रमुख अभिनेता, भारतीय लोकप्रिय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो गया है। वे 27 साल के थे। उन्हें अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी देश प्रेम वाली फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। रोटी, कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं आज भी सभी की जुबा पर है। उन्होंने दो बदन, हरियाली और रास्ता और गुमनाम जैसे हिट फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्हें 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उपकार के लिए दिया गया। 1992 में उनको पद्मश्री कला के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई नोलेन गुण संदेश समेत राज्य के 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की मिठाई है। पश्चिम बंगाल की नोलेन गुण संदेश को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही 7 दूसरे उत्पादों को भी जीआई टैग मिला है। नोलेन गुण संदेश सहित 7 नए उत्पादों को जीआई टैग मिलना पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पूरे भारत में 500 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इस बार पश्चिम बंगाल के कुल 7 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
नोलन गुड़ संदेश, बरऊपुर अमरूद, कमरपुकुर का सफेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छनबोरा, बिशुलपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पगल चावल, मालदा का निस्तारी रेशम धागा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। 2022 में प्रकाशित महत्वपूर्ण साहित्य कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए किन्हें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भद्रेश दास स्वामी को। प्रख्यात मलयालम कवि और लेखिका प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। देश की जाने मानी लेखिका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान से नवाजा गया है। लेखिका को 2018 में आए उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2024 का व्यास सम्मान मिला। तो दोस्तों व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान एग्जामों में जरूर पूछा जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत 118वें स्थान पर आया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को 147 देशों में से 118वां स्थान दिया गया है। फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखता है। उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड का स्थान आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किस राज्य के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु में। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वरम पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। पीएम मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी के से शुरू हुआ था। इस वजह से आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। नया पंबन ब्रिज 100 स्पैन यानी हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है तो इस नेविगेशन ब्रिज का सेंटर स्पैन ऊपर उठ जाता है। रेलवे सुरक्षा आयोग ने ब्रिज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की मंजूरी दी है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नायर रवि हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी मौजूदा 349 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए कर दिया है। नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया था। दूसरे चरण में 2007-08 में इसे 130 और जिलों में शामिल किया गया। 2009 में नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज के बड़े पैमाने पर जांच और प्रबंधन अभियान शुरू किया है? देखिए दोस्तों, झारखंड ने। रांची झारखंड का पहला जिला बनने जा रहा है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की जांच और प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान लागू करेगा। रांची में राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड का पहला बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और प्रबंधन अभियान शुरू किया जाएगा। यह पहल फैटी लीवर रोग के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए शीघ्र पहचान, क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह अभियान 19 अप्रैल 2025 को विश्व लीवर दिवस पर शुरू किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों असम सरकार ने। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है, जो इसकी सबसे व्यापक उद्यमिता सहायता योजना है। विश्वनाथ जिले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य 30 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम अपने चाय तथा पेट्रोलियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। असम के गोलाघाट जिले में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम के जोरहट में माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। 2016 में यह भारत में जिला बनने वाला पहला द्वीप बन गया।
मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है, जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। 39,100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य मानस नदी पर फैला है और उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा है। तो दोस्तों, यह रहा 7 अप्रैल 2025 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको जो भी ये लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी अगर आपको कुछ कमी लगता है तो जरूर हमको बताएं कि हम इसमें क्या सुधार कर सकें।